एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक स्टोरी समझ आती है, उसने क्या किया, एक पूरी स्टोरी एंड एक पूरे हेडिंग में इंक्लूड, पूरे पैराग्राफ में इंक्लूड करके दे दी। आपने स्टोरी अच्छे से रीड करके एक एक उसका एक सेंट्रल आइडिया निकालना होता है। सो यहाँ पे आपका टास्क क्या है, आपने निकालना है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, मेन थीम निकालना है आपने इसका, पैसेज का मेन थीम, मेन कंटेंट निकालना है बेटा। दैट मीन्स, अब देखो आपने छोटे होते वो क्वेश्चन किए हुए हैं समरी वाले, जिसमें आप कंक्लूजन्स करते होते थे, सार निकालते थे, राइट, निचोड़ निकालते थे, एक पर्टिकुलर पूरा ऐसे पढ़ के उसमें से आप 200 सिर्फ आप लिखते थे 50 वर्ड्स में उसका समरी। याद है आप लोग को 10th 12th में किया आपने? यस मैम। हम्म। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी लगेगी। यहाँ वहां क्या होता था, 200 वर्ड्स के एक ऐसे होता था और उसकी हमने समरी लिखनी होती थी स्टोरी की। यहाँ पे क्या है, एक 50-60 वर्ड्स का छोटा सा पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ की आपने छोटा सा निचोड़ निकाल के समरी करनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा टास्क, कि टास्क क्या है, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ के, पैराग्राफ में एक स्टोरी गिवन है, उस स्टोरी को मैच करना है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के साथ। दैट मीन्स आपने इस पूरे पैराग्राफ में जो आपको लगता है कि मेरा कंक्लूजन ये निकल सकता है, वो कंक्लूजन आपने यहाँ पे आके जो ऑप्शंस गिवन है उसके साथ मैच करना होगा। अब ये ठीक है, ऐसे मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे ये चेक करना है कि मुझे कैसे पता लगेगा, मैम ने बोला कि सेंट्रल आइडिया ढूंढना है, मेन थीम ढूंढनी है, मेन कंटेंट ढूंढना है, तो मैं एज ए स्टूडेंट इसको मेन थीम को कैसे समझूं, मुझे क्या, मुझे किस, कोई ऐसी ट्रिक है कि मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके शायद मैं आंसर के पास पहुंच जाऊं? तो हाँ जी, मैचिंग हेडिंग्स में इवन आपने स्टोरी, इवन इफ आपने स्टोरी फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए हिंट या एक छोटा सा ट्रिक मैं ये दे सकती हूँ कि आपको, देखो वैसे तो ना लाइफ में कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होते कहीं पे भी, है ना, वो नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हर एक चीज को करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ लें, देखो सारे सारे के सारी स्टडीज में ना, इधर वो वेदर वो लॉ है या साइंस है या इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज का ना एक प्रॉपर पैटर्न या एक सेट, हर एक पेपर का एक पैटर्न होता है। तो यहाँ मैं आपको मैचिंग हेडिंग्स में जो पैटर्न आइल्स यूज करती है वो थोड़ा सा बताऊंगी, सो दैट आपको स्टोरी अंडरस्टैंड करना और फॉलो करना मैचिंग हेडिंग को थोड़ा आसान हो सके। अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज इज एन ओशियन, अगर मैं बोलूं कि मैं ये वर्ड बोल दूं, यहाँ वो वर्ड होंगे वहां वो वर्ड होंगे, तो आप लोगों को ये ऐसे टिक मार्क करना है, तो वो मेरे काम का नहीं है ना, मैं वो ऐसे कि आपको लैंग्वेज सिखा सकती हूँ। सो माई वर्क इज कि आपको मैं थोड़ा सा उस हिसाब से समझाऊं कि आपको फॉलो कैसे करना है पैराग्राफ को, ताकि आप अपनी मैचिंग हेडिंग तक टाइमली पहुंच सके 1.5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, सो अब हम चेक करते हैं कि मैचिंग हेडिंग में आपने करना क्या है बेटा। लेट से ये आपका पैराग्राफ पड़ा हुआ है, तो आप, मैम ने बोला है सेंट्रल आइडिया ढूंढो, तो ऐसा कुछ है कि सेंट्रल आइडिया किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पड़ा होता है? हाँ जी, सेंट्रल आइडिया जो है वो फर्स्ट 2 लाइंस में पड़ा होगा। दैट मीन्स आपने मेजरली फोकस किस पे करना है बेटा, फर्स्ट 2 लाइंस पे, या फिर सेंट्रल आइडिया पड़ा है लास्ट 2 लाइंस में, मतलब आपने किस पे फोकस करना है, लास्ट 2 लाइंस पे फोकस करना है। ओके, अब अगर फर्स्ट 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया, तो बाकी पैराग्राफ में आगे लाइनों में क्या लिखा होगा, पहले 2 लाइंस में पढ़ के ही मैं लगा दूंगा? नहीं जी, फर्स्ट 2 लाइंस पे सेंट्रल आइडिया, और बाकी सारे सेंटेंसेस में बेटा सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट। सपोर्टिंग पॉइंट क्या होता है? सपोर्टिंग पॉइंट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल आइडिया दैट हैज बीन इलेबोरेटेड इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस बाय द एग्जामिनर। सो पहली 2 लाइन में जो सेंट्रल आइडिया है उसके नीचे जितनी भी पॉइंट्स होंगे वो सारे उसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपने आप में कोई नया पॉइंट नहीं बना रहा, पॉइंट एक ही है, नीचे सारे उसकी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट, अगर आप दूसरे तरीके से देखो कि जिसमें लास्ट 3 लाइंस में सेंट्रल आइडिया है, उसमें ऊपर से सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट आते हुए नीचे आके एक सेंट्रल आइडिया को शेपिंग दे रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? दैट मीन्स आपने फर्स्ट 2 लाइंस में फोकस करना है, वहीं पे ही आपका सेंट्रल आइडिया होगा, और लास्ट 2 लाइंस पे भी फोकस करना है, वहां पे भी आपका सेंट्रल आइडिया होगा। मतलब के लिए फुल पैराग्राफ को रीड तो करो। तो क्या मैम हम सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस पढ़े? नहीं बेटा,
एग्जामिनर चाहता है कि आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप इस स्टोरी को कैच कर पाओ, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि पहली 2 लाइन लास्ट 2 लाइन, ऐसे थोड़ी ना हम किसी की स्टोरी को समझ सकते हैं। आपको फोकस करना है पहली 2 लाइंस पे और लास्ट 2 लाइंस पे, लेकिन स्टोरी अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड किए बगैर अपना आंसर लगाएंगे तो हो सकता है आप आइल्स के ट्रैप में फंस जाए ना। आइल्स का ट्रैप मैम वो क्या होता है? अब आइल्स क्या करेगी? आपका टास्क था सेंट्रल आइडिया ढूंढने का, मेन कंटेंट ढूंढने का, मेन थीम ढूंढने का, समरी ढूंढने का। अब आइल्स क्या करेगी? जानबूझ के, अब ये सारे हेडिंग्स नहीं बना ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये टोटल। आइल्स क्या करेगी? यहाँ से एक, आपने तो आपने क्या किया, आपने पहले 2 लाइंस पे फोकस किया, ओके आगे जस्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लास्ट में आके देखा, अच्छा यहाँ ना एक लाइन लिखी हुई है। आइल्स ने जानबूझ के यही लाइन को उठा के एक हेडिंग बना दिया। अब आपने बोला भाई पहली 2 लाइंस में जो लिखा है वो भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और नीचे जाके कहीं सपोर्टिंग पॉइंट में भी कुछ लिखा है वो भी मिल रहा है। मैम ने तो बोला था पहली 2 लाइन पे ध्यान दो और दूसरी लास्ट 2 लाइंस पे ध्यान दो, दोनों में से ही मुझे कुछ मिल रहा है, अब मैं क्या करूं? मैम ने रॉन्ग सिखा दिया? नहीं बेटा, अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगेगी देखो। अब आपको आइल्स ऐसा, ये चीज होने ही वाली है। एग्जाम इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है हम जैसे क्या करते हैं बच्चे, sometimes the student is not so much good in the language, so he tries to match the, you know, he tries to match the words, वो सेम सेम वर्ड्स देखता है, वो सेम सेम लाइंस देखता है, वो देखेगा कहीं पे सिनोनिम कुछ मिल गए वो मैच कर दूं, राइट, वो देखेगा कोई कीवर्ड वगैरह मिल जाए तो वो मैच कर दूं। क्या हमारा टास्क, मैंने आपको ये बोला कि वर्ड मैच करने का, लाइन मैच करने का, सिनोनिम मैच करने का, कीवर्ड, हाँ जी ये टास्क है हमारा? नहीं, हमारा ये टास्क नहीं है बेटा। हमारा टास्क है यहाँ पर आपके सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करने का। अब अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, अब आप ज्यादा डीप जा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि सेंट्रल आइडिया अगर मुझे मिल रहा है और सपोर्टिंग पॉइंट दोनों में ही हेडिंग बनी हुई है, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे इसको कैंसिल आउट करूं, मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं? सबसे पहले मैंने आपको बोला स्टोरी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। जब आप फुल पैराग्राफ में, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अच्छा जो मेरे सेंट्रल आइडिया पहली 2 लाइनों में लिखा है ना, उसी की नीचे नीचे बातें हो रही हैं। और जो ये सपोर्टिंग पॉइंट होगा ना, ये सिर्फ एक लाइन होगी, एक वर्ड होगा, एक एक कीवर्ड ही होगा, सिंपल, राइट। तो आपने ये देखना कि जो मैं हेडिंग पे जा रहा हूँ, जो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया है, क्या ये फुल पैराग्राफ में बात हो रही है? क्या जैसे सेंट्रल आइडिया की बात तो आपको फुल पैराग्राफ में लगती, जो टच होती है आपको दिखेगी, पर सपोर्टिंग पॉइंट सिर्फ एक लाइन और एक वर्ड ही होगा। तो ये आपको कैंसिल आउट करना है। मतलब अब आपने क्या लगाना है यहाँ पे? अब आपने लगाना है बेटा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करोगे, किसको एलिमिनेट करोगे? सपोर्ट, मैचिंग वर्ड्स को, लाइंस को, सिनोनिम्स को, कीवर्ड्स को। यू हैव टू एलिमिनेट ऑल दीज कंपोनेंट्स in order to get to the main point, the central idea that has been asked by the IELTS examiner. बात समझ आई थोड़ी सी कि हमने क्या करना है Yes, ma'am. मैचिंग हेडिंग्स में? दैट्स गुड। सो अब देखो, अब मैंने आपको टास्क समझा दिया। हमने एक पैराग्राफ की स्टोरी को फाइंड आउट करना है, पहली 2 लाइन और लास्ट 2 लाइन पे हमने ज्यादा ध्यान देना है। आइल्स थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करेगी भाई, देखो क्योंकि दिस इज योर IELTS एग्जामिनेशन। आइल्स ने चेक तो करना ही है ना कि इसकी इंग्लिश कितनी की अच्छी है, बच्चे की 8 बैंड है, 8.5 बैंड है, 7 बैंड है, 7.5 बैंड है, क्या है अभी लेवल इसका? तो आइल्स ने तो अपनी तरफ से ट्रैप्स रखना ही है। इट इज आवर ड्यूटी कि हम उन्हें एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं, राइट। सो अब आपने क्या करना है, मैचिंग हेडिंग्स के जो ऑप्शंस है, सबसे पहले क्या करें हम? ठीक है मैम आपकी बात समझ गए, हमने ऐसे ऐसे स्टोरी को समझना है, पर हम शुरुआत कैसे करें? शुरुआत के लिए सबसे पहले जैसे ही आपके पास मैचिंग हेडिंग आती है, एक चीज याद रखो, मैचिंग हेडिंग सारे बच्चों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है? सभी लोग इसको देख के डर जाते हैं, मैचिंग हेडिंग आ गए, ओ हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड ऑल, है ना? तो आई वुड रेदर रिकमेंड कि if you are so scared of doing matching headings, then leave the reading that has matching headings in questions, leave that passage for the last passage. ना मेरी क्या आदत थी, मैं जो मुझसे डराती है चीज मैं उसे पहले डील कर लेती हूँ। तो मैचिंग हेडिंग आती तो मैं सबसे पहले मैचिंग हेडिंग ही करती थी। लेकिन मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं लगाने के लिए बोलूंगी, बिकॉज क्या होता है ना पुत्र,
हमने गरारी नहीं करनी कोई भी, हमने ऐसे वो नहीं करना, हाँ मैं ये कर लूं या ये नहीं हो रहा तो इसी पे टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, है ना। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी खुद लगानी है कि भाई मेरे को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इजी होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा टास्क क्या होना चाहिए, हमें जितने स्कोर चाहिए 6 7 8 उसका टारगेट एक अपने दिमाग में लेके चलो। मेरे को भाई 30 सही चाहिए, मुझे 35 सही चाहिए, मुझे 38 सही चाहिए ना। इट इज अप टू यू कि आपको जितने सही चाहिए आप वो टारगेट लगा के चलो, और उसके अकॉर्डिंगली देखो कि मैं अगर पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली रीडिंग ही सॉल्व कर लूं या ब्लैंक्स वाली रीडिंग ही सॉल्व कर लूं, वेदर मेरे लिए ये सही होगा, या मैं पहले मैचिंग हेडिंग को हाथ डालूं। इट्स अप टू यू। अब मेरे जैसा मैं क्या करती थी, मैं मैचिंग हेडिंग फटाफट कंप्लीट करके आगे चली जाती थी। ये मैं करती थी एकेडमिक रीडिंग के टाइम पे। पर जब मैंने जीटी वाली रीडिंग के लिए आई तो मुझे देखो स्कोर ज्यादा चाहिए था, और जीटी वाली रीडिंग में पहले 2 पैसेजेस इजी होते हैं, तो मैं पहले 2 पैसेजेस ही कंप्लीट करती थी, उसके बाद मैं थर्ड वाले पे जाती थी, वहीं पे ही मैचिंग हेडिंग मुझे मिलता था। एकेडमिक वाले को क्या है, पहले ही मैचिंग हेडिंग मिलेगा, हो सकता है फर्स्ट पैसेज में, हो सकता है सेकंड में मिल जाए, हो सकता है थर्ड में भी मिल सकता है। इट इज अप टू यू, sorry, it is up to your reading the IELTS type that you are dealing with, एकेडमिक कर रहे हो या जीटी कर रहे हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, कई बच्चे जो है नंबर वाइज ही चलते हैं, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। इट्स अप टू यू कि आप वैसे चलना चाहते हैं या फिर आप किस हिसाब से चलना चाहते हैं कि पहले आपने मैचिंग हेडिंग डील कर लिया उसके बाद आप दूसरी कर रहे हैं। समझे मेरी बात, Yes, ma'am. राइट? गुड। सो उसके बाद अब करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें। पहली चीज मैं आपको एक चीज दूंगी, बच्चे इससे डरते बहुत है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, डरना किसी चीज से नहीं है। अगर आपको वो चीज से प्रॉब्लम आ रही है, टीचर के साथ डिस्कशन लो, मेरे साथ लो। आप मुझे बताओ कि मैम इस तरीके की रीडिंग समझ में नहीं आ रही है, आई विल डिस्कस दैट थिंग विद यू, और आप लोग को वही तरीके की रीडिंग मैं बना के ईमेल कर दूंगी। उसके साथ प्रैक्टिस और ज्यादा करो, डरना नहीं है किसी भी चीज से। जिससे डर लगता है उस चीज को सब कुछ ज्यादा करो, पहली चीज, राइट। डोंट बी स्केर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स। सबसे पहले आप वही चीज प्रैक्टिस करो जिसको लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम देती है, स्पेशली जो जीटी वाले बच्चा है, आप सत्या, आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस, क्योंकि आपको आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आपको 38 सही करने पड़ेंगे तो आएंगे 8 बैंड्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है मैचिंग हेडिंग में। सेल्फ, क्यों मैम, देखो, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी स्टोरीज होती है एक तरीके की, ये अपने आप में एक स्टोरी तो है। फर्स्ट में ये बताया, दूसरे में ये बताया, तीसरे में ये बताया, है ना। तो अगर आप स्टोरी को दिमाग में दिलचस्पी से इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, तो वो चीज कभी दिमाग में बैठेगी ही नहीं। और मैचिंग हेडिंग में स्पेशली चीजों को रिटेन करके रखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारा थर्ड जो कंपोनेंट बन जाता है वो है रिटेनिंग। सेल्फ टॉक तो इसलिए करो ना, जब आप हिंदी में या पंजाबी में कोई स्टोरी पढ़ लेते हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. है ना। वैसे ही जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में आप उसको हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे, या अपना नाम ले लेके अपने आप से बातें जरूर करना। मेरे को बहुत ही ज्यादा आदत है, जब मैं पढ़ रही होती हूँ चाहे मैं कुछ भी पढ़ूं, तो मुझे अपने आप के साथ उसको बात कर करके उसे समझाना पसंद है, ताकि मेरे दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। इसको कहते हैं हम सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉकिंग का फायदा ये होगा कि वो इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करके रखने में हेल्प आउट करेगा। जब आप अपने अपने आप को समझाया होगा ना, तो आगे जाके ये नहीं कि बी पैराग्राफ पढ़ लिया तो सी, तो ए भूल गए, सी पढ़ लिया तो बी भूल गए, डी पढ़ लिया तो सी भूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैम, मुझे क्या है, मैंने तो आगे ही चले जाना है। क्योंकि पुत्र मैचिंग हेडिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे। मैचिंग हेडिंग्स में आपने जितने पैराग्राफ्स पढ़े होंगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी हैं, अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होंगे तो उसकी लोकेशन मैच करना बहुत आसान होगा। ब्लैंक्स है तो भी उसकी लोकेशन मैच करना बहुत आसान होगा। एमसीक्यूज है तो भी, क्योंकि क्योंकि मैचिंग हेडिंग किस में आते हैं, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, कीवर्ड बे नॉन कीवर्ड बेस्ड रीडिंग में आते हैं। तो नॉन कीवर्ड बेस्ड रीडिंग के साथ कॉम्बिनेशन चलता है कीवर्ड वाली का। अगर आपने यहाँ पे कोई चीज पढ़ रखी है बी पैराग्राफ में, और जो आगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन आ गया है वो बी पैराग्राफ से आ गया है, तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा कि आपने सारी स्टोरी पढ़ के एकदम से कीवर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, ये तो मैं पढ़ के आया हूँ अभी अभी, आपको पता लग जाएगा कि बी पैराग्राफ में मैंने ऐसी बात पढ़ी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैचिंग हेडिंग में आप रिटेन करो इन्फॉर्मेशन। पहली चीज तो चलो आगे की, आगे वाले क्वेश्चंस करने आसान हो जाते हैं।
दूसरी चीज, कई बार हम लोग ना गलत मैचिंग हेडिंग पे पहुंचे हुए होते हैं, आगे जाके हमें दूसरी हेडिंग अप्रोप्रिएट लग रही होती है, तो हम एक दिमाग में आइडिया लगा सकते हैं कि उस पैराग्राफ में तो भाई ये चीज बोली गई थी और मुझे लग रहा है इसमें ये चीज है, तो हम एक ओवरऑल आइडिया कंपेयर कर करके कि नहीं मुझे यही लग रहा है या यही ठीक है, राइट, इस हिसाब से हम फिर क्रॉस चेकिंग अपनी ठीक से कर सकते हैं। अब ये चीज समझ आई मैचिंग हेडिंग क्या है, कैसे करने हैं, कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है, समझ आया? Yes, ma'am. दैट्स गुड। अब हम चलते हैं कि हमने क्या करना है, ये मैंने कुछ दिए हैं, इससे ज्यादा मैंने आप लोग को समझा दिया है, पढ़ लेना जब आपको टाइम लगे, मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है। सो इसको साइड पे रखते हुए ये बाद में देखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें समझाई दी है। हम चलते हैं स्ट्रेट अवे टू आर ऑप्शंस। तो सबसे पहले जब आपके पास मैचिंग हेडिंग आए, देखो बहुत इंस्ट्रक्टर्स है, कोई लोग कहते हैं कि पहले ये ऑप्शंस ना पढ़ो, पर वो मैं एमसीक्यूज में कहती हूँ कि आप ऑप्शंस ना पढ़ो, मैचिंग हेडिंग में आप दिमाग पे जरूर रखो कि कौन सी कीवर्ड है आपके हेडिंग में गिवन है, सो दैट जैसे ही आप अपनी स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे कि इससे रिलेटेड मैं कुछ पढ़ के आया हूँ। और दो तीन जो भी हेडिंग्स आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होनी चाहिए कि वो ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, और जैसे ही आप हेडिंग्स पे आए आपकी नजरें उन्हीं हेडिंग्स पे जानी चाहिए। पहले हमने ऑप्शन मार्क किया टेम्परेचर्स ऑन अर्थ, यहाँ टेम्परेचर्स की बात हो रही है। देन नेक्स्ट द ग्रीन हाउस, कोई ग्रीन हाउस की बात हो रही है। ग्रीन हाउस आपको ऑलरेडी पता होगा, पॉली हाउस, नेट हाउस होते हैं जहां पे अंदर ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं। क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ क्रिएशन की बात हो रही है। नेक्स्ट यूज ऑफ अ ग्रीन हाउस, यूजेज की बात हो रही है, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं उसकी बात हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे बात हो रही है। देन अर्थ एटमोस्फेयर की बात हो रही है, अर्थ के एटमोस्फेयर की। देन रिवर्सिंग द डैमेज, डैमेज को रिवर्स करने की बात है। देन इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है, समझ आया? टेम्परेचर, ग्रीन हाउस, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यूज ऑफ ग्रीन हाउस, आर चॉइसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, अर्थ एटमोस्फेयर, रिवर्सिंग, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? Yes, ma'am. राइट, अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने ऑप्शंस पढ़ लिया, पैराग्राफ ए पढ़ते हैं, चलो। आप लोग को दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। सो बन रहा है, पैराग्राफ बन रहा है, अ ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड इंटायरली ऑफ ग्लास का बना होता है। बोथ वॉल्स एंड रूफ आर ग्लास, ये उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि उसकी वॉल्स भी और रूफ भी ग्लास की हैं। वन ऑफ द मेन पर्पसेस ऑफ अ ग्रीन हाउस इज टू ग्रो टोमेटोज, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स दैट माइट स्ट्रगल टू ग्रो आउटसाइड। कहते हैं यहाँ पे टोमेटोज, फ्लावर्स और दूसरे प्लांट्स हैं जो लोग बाहर नहीं उग सकते। अ ग्रीन हाउस स्टेज वार्म इनसाइड इवन ड्यूरिंग विंटर, कहते हैं अंदर गर्म रहता है विंटर में भी। सनलाइट शाइन्स इन एंड वार्म्स द प्लांट, सनलाइट जो है अंदर आके आती है और वार्म कर देती है प्लांट्स को। एंड एयर इनसाइड बट द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्लास एंड कैन नॉट एस्केप। देखो पहले बात करती हूँ उसकी बनतर की, वो कैसा बना हुआ होता है। फिर उसके बाद उन्होंने बात की उसकी टेम्परेचर की, इनसाइड गर्म होता है विंटर में और सनलाइट भी अंदर आती है और अंदर ही एयर रह जाती है, फिर वो हीट हीट ट्रैप हो जाती है और वो बाहर नहीं जा सकती। सो ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, इसलिए दिन में इट गेट्स वार्मर एंड वार्मर इनसाइड अ ग्रीन हाउस एंड स्टेज क्वाइट वार्म एट नाइट टू। अब यहाँ थोड़े टेम्परेचर की बात कर दी। सो यहाँ उसके स्ट्रक्चर की बात थी, यहाँ क्या क्या उगता है वो थी, फिर वहां यहाँ टेम्परेचर की बात कर दी। अब तो बताओ अब क्या हो सकता है, टेम्परेचर ऑन अर्थ? नो, ये तो ग्रीन हाउस के टेम्परेचर की बात है। ओके, द ग्रीन हाउस क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यूज ऑफ ग्रीन हाउस यूजेज, हाँ यहाँ पे लिखा था टोमेटो, इसको हम इसका मेन पर्पस लिखा था कि टोमेटो फ्लावर ये सब उगता है। यहाँ पे तो ये ग्रीन हाउस की बात, यूजेज की बात नहीं है, तो ये भी कट गया, यूज नहीं है। आर चॉइसेस नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं, अभी तक गैसेस की बात नहीं हुई। अर्थ एटमोस्फेयर, हाँ टेम्परेचर की बात तो कर रखी है। रिवर्सिंग द डैमेज इफेक्ट्स ऑफ, क्या होगा आंसर? The greenhouse. सेकेंड वन, यस द ग्रीन हाउस। गॉट इट?
नेक्स्ट करते हैं, द अर्थ एक्सपीरियंसेस अ सिमिलर थिंग टू अ ग्रीन हाउस। कहते हैं अर्थ में भी वही होता है जो ग्रीन हाउस में होता है। हम कंपेयर कर दिया अर्थ का किसके साथ, ग्रीन हाउस के साथ। गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड डू व्हाट द रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस डज। कहते जो आसमान में गैसेस हैं वो वो ही करती है, जो सॉरी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो वैसे ही परफॉर्म करती है जैसे ग्रीन हाउस की छत करती है। कैसे, कहते हैं ड्यूरिंग द डे सन जो है वो एटमॉस्फेयर में शाइन करता है, अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है सनलाइट में। एट नाइट अर्थ सरफेस कूल्स, रात को ठंडा होता है जिससे रिलीज हो जाती है, जो रिलीजिंग द हीट बैक इनटू द एयर, जिससे हीट एयर में चली जाती है। बट सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। पर कहते हैं कुछ जो हीट है वो रह जाती है एटमॉस्फेयर में। दिस इज व्हाट कीप्स आवर अर्थ वार्म एंड कंफर्टेबल 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ऑन एवरेज। कहते हैं इसी से ही जो हमारी अर्थ है वो गर्म रहती है, कंफर्टेबल रहती है, 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रहती है। अच्छा बताओ, ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या पढ़ा हमने। कहते हैं इस पहले इन्होंने इसका और इसका कंपेयर कर दिया कि धरती भी वैसे ही होती है जैसे ग्रीन हाउस में है। जैसे गैसेस एटमॉस्फेयर में, सॉरी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती है जैसे CO2 वगैरह, वैसे ही ग्रीन हाउस की छत भी ऐसे ही परफॉर्म करती है। दिन में सन के कारण अर्थ वार्म हो जाती है और रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है जिससे हीट वापस जाती है एयर में। पर ये हीट कुछ ट्रैप हो जाती है, इसी के कारण हमारी अर्थ थोड़ी सी गर्म रहती है। टेम्परेचर की बात कर दी, डिग्रीज फ़ारेनहाइट की बात की हुई है। सो मुझे बताओ इसमें से क्या होगा, अब ऑप्शन बताओ क्या लगाओगे आप। Temperature on Earth. टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर ऑन अर्थ या अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या लगेगा। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात हो रखी थी, देखो कीवर्ड यूज कर रखा है वैसे ही, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ लोग तो यही देख के डायरेक्टली अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ओके दे तो 9th ही है जी। इसमें पर इस कार्बन डाइऑक्साइड के कोई इफेक्ट नहीं दिए। हाँ नहीं लिखे तो एलिमिनेट हो गया, यस वेरी नाइस, एलिमिनेट हो गया। अब हमें कंफ्यूजन है भाई, टेम्परेचर और अर्थ एटमॉस्फेयर दोनों क्लियर कर दो, क्या लगाओगे आप। अर्थ के टेम्परेचर की तो क्या आएगा। मैम यहाँ पे लास्ट लाइन में अर्थ के टेम्परेचर की बात हो रही है, लास्ट हाँ वाला जी, डेट और इज। ऊपर से चलती हुई बात भी तो यही कह रही है ना। उन्होंने पहले एक भूमिका बनाई, अब देखो मैंने आपको दो तरीके से मैचिंग हेडिंग सिखाए थे। एक सिखाया था पहली दो लाइन में, राइट, नीचे नीचे जाके सपोर्टिंग पॉइंट, एक सिखाया ऊपर से पॉइंट 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 नीचे आके सेंट्रल आइडिया बना रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा ऊपर से पॉइंट 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 नीचे आके एक सेंट्रल आइडिया बना रहे हैं। कहते हैं अर्थ का अर्थ भी वैसे ही है जैसे ग्रीन हाउस है। एटमोसफेयर में गैसेस होती है, ग्रीन हाउस जैसे कि ग्रीन gases in the atmosphere such as carbon dioxide do what the roof of a greenhouse does। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस धरती के ऊपर ऐसे काम करती है जैसे ग्रीन हाउस की रूफ काम करती है। दिन में कहते हैं ऊपर से सनलाइट आती है जिससे जो वापस जा रही होती है रात को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ट्रैप हो जाती है और उसके कारण क्या हो रहा है, धरती गर्म रह रही है। तो मेजर पॉइंट ऐसे नहीं बन के आ रहा कि धरती गर्म रह रही है। अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर का मतलब अर्थ के इर्द गिर्द वाले लेयर्स की कोई बात की होती है, जैसे हमने 10th तक पढ़ा था, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, याद है। तो वो अर्थ के ट्रोपोस्फेयर। इर्द गिर्द की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमें प्रॉपर उसका टेम्परेचर ही बाद में निकल आया ना। तो यहाँ से मुझे लग रहा है इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। जी। यस मैम। अब आगे चलते हैं, चलो सी वाला आप मुझे करके दिखाएंगे, चलो करो ट्राई।
चलो, your time starts now. ये आगे भी जाएगा थोड़ा सा। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस लिखे आगे। इम्प्लीकेशंस मतलब इसके प्रभाव है। If the time is up, what should be the correct answer? Let me know. मैम, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस आल्सो। हाँ जी, ज्योति आपको क्या लग रहा है बेटा? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, चलो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए क्या होना चाहिए। देखो, कहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस दैट एब्सॉर्ब थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड आर इन सिग्निफिकेंट इनफ क्वांटिटी। कहते हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स है जिसे ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है, वो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और ये बहुत भारी मात्रा में होती हैं, फोर्स और चेंज कर देती हैं, ऑल्टर चेंज कर देती है क्लाइमेट सिस्टम को। कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं, जिससे आईआर रेडिएशन मतलब जो सूरज की किरणें हैं उसे ये एब्सॉर्ब करती हैं एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू आउटर स्पेस, और इसको धरती में ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती हैं। क्या? गैस मॉलिक्यूल्स जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये, और CO2, राइट, CO2, ये CO2 और ये सारी गैसेस मिलके ये सब कुछ कर रही हैं। अब ये सब कुछ क्या कर रही है बेटा? द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या लिखा जा रहा है? प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू आउटर स्पेस, द ग्रीन हाउस इफेक्ट कंबाइंड विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव, नीचे हमने पढ़ा, प्रोफाउंड implications which is expected to have profound implications, right? So अब देखो क्या किया। अब मेरे को आपने बताया, आप दोनों में से आप लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर होना चाहिए क्या? अब देखो तीन चीजें मिल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने बोल दिया, और ग्लोबल वार्मिंग भी यूज हो रहा है, तो मुझे तीनों में से क्या लगाना चाहिए? अब
अब जिसने बोला कि ग्रीन हाउस गैसेस, क्या बोला था आपने सत्या? मैम इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे तो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस गैसेस दोनों मिलके कर रही हैं, तो अकेला कार्बन डाइऑक्साइड तो ये सब कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए मेरा ये कटेगा। और अगर मैं अकेला ग्रीन हाउस गैसेस को उठा लूं तो भी ये कटेगा, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं कर रही है अकेली ये। तो क्या होना चाहिए आंसर? ये दोनों जने क्रिएटिंग मिलके ग्लोबल क्या कर रहे हैं? वार्मिंग। क्रिएट कर रहे ग्लोबल हैं किसको? वार्मिंग। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होना चाहिए थर्ड का, सी पैराग्राफ का क्रिएटिंग। थर्ड, क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग। अगेन सेम पैटर्न, ऊपर से पॉइंट चलता चलता चलता, देखो पॉइंट 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 पॉइंट, नीचे आके क्या बन रहा है? सेंट्रल आइडिया। यस मैम। समझ आया? यस मैम। गुड। आगे चलते हैं। मैं ना आपके लिए दो एक और खोल देती हूँ ये। एक में हम रख लेते हैं मैचिंग। लिस्टिंग चेक करी थी आपने ज्योति? क्या मेरे को डायरेक्टली भेज दी थी आपने? आंसर मैम आंसर नहीं पता थे? चलो मैं देखती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम रख लेते हैं, आपको दोनों दिख जाएंगे, पर ये बहुत छोटा हो रहा है ना, दिख रहा है? जी। इसको ऑप्शंस यहाँ रख लेंगे बस। दिख रहे हैं अब ऑप्शंस? जी। यस। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन डी। करो आप लोग, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। चलो करो डी। यू हैव 1.5 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम आई थिंक इट्स आवर चॉइस। व्हाट डू यू थिंक बेटा? आवर ज्योति, चॉइस। आवर चॉइसेस या रिवर्सिंग द डैमेज?
ओके चलो पढ़ते हैं। कहते मैनी साइंटिस्ट अग्री दैट डैमेज टू द अर्थ एटमोस्फेयर, कहते जो साइंटिस्ट अग्री करते हैं कि जो डैमेज है अर्थ एटमोस्फेयर का वो पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, रिटर्न मतलब ये वापस नहीं हो सकता अब जो भी हो चुका है, और दैट ये डैमेज ऐसे पॉइंट पे है कि कभी वापस नहीं आ सकता जो हमने कर दिया है। जोसेफ वर्ने के ओपिनियन में, जो कि एक प्रोफेसर है यहाँ पर, वो क्या कह रहे हैं, टोल्ड लाइफ साइंस, देखिए जब भी ना ऐसे किसी के नाम के साथ ऐसा आए ना, ये लंबा लंबा इसे स्किप कर दो, टाइम मत वेस्ट करो ये सब पढ़ने में। वी हैव, वो कह रहे हैं हमारे पास 3 ऑप्शन है, पहला कुछ भी ना करो और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रहो, दूसरा हम ढल जाए इन चेंज और क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ढल जाए, राइट, इसके साथ जीना सीख ले, सी लेवल रिलेटेड फ्लडिंग हो रही है जो। तीसरा मिटिगेट, हमने कल सीखा था वर्ड क्या है मिटिगेट का मतलब, बताओ। मिटिगेट मीन्स प्रिपेयर। नो, मिटिगेट मतलब होता है पुत्र किसी के इफेक्ट को कम करना, लेसन, मैंने कल लिखवाया था, लिखा नहीं था आपने सारी साइड बाय साइड टास्क 2 में। देखो कितनी यस अच्छी चीज है मैम। कि मैंने आपको कल वहां पे दिया, काफी सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आपको रीडिंग में भी मिलेंगे बेटा। आप ही का काम है ना, दिस इज योर लैंग्वेज एग्जाम टेस्ट, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग रिलीजियसली, आई नो यू बोथ आर वर्किंग, बट स्टिल चीजें अब जैसे आपको पहले दूसरे दिन मिलती है, थोड़ा सा रिवीजन पे थोड़ा फोकस रखें, ठीक है। तो अगर कुछ वर्ड नहीं मिलते हैं तो आपका दिक्कत हो जाएगी आगे। तो ओके, तो पहली चीज उन्होंने बोला कुछ भी ना करो, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रहो, दूसरा कहते हैं क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ढल जाओ, तीसरा कम करो इसके इम्पैक्ट को, क्लाइमेट चेंज के एग्रेसिवली पॉलिसीज अपनाओ, कंसंट्रेशन CO2 की कम करो दुनिया में। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे पास अब देखो, उसने बोला हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, वो ही 3 ऑप्शंस बताए थे और यही से हमारा आंसर